शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूं। वो तमाम सारे लोग जो शो में शरीक होने के लिए आए हैं, उन सब का, नन्हे मुन्नों का, युवाओं का, मम्मी का, पापा का, चाचा का, दादा भी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। शो में शुरू करूंगा, बातचीत के सिलसिले को जोड़ूंगा। ये बात सच है कि इलेक्शन का मूड है और इलेक्शंस में टूर्स शुरू हो जाते हैं। मेरा भी रोज आना, कभी कभी, जैसे कल नहीं आया मैं, लेकिन ये बात सच है कि आगे ऐसा 5-6 महीने रहेगा कि टूर्स रहेंगे और उसमें निकलना रहेगा। लेकिन हाँ, ये मैंने आपसे वादा इस बार किया है कि बहुत लंबे समय तक मैं कैनॉट प्लेस से दूर नहीं रहूंगा, कैनॉट प्लेस आता रहूंगा और बीच बीच में शोज करता रहूंगा, क्योंकि कैनॉट प्लेस में ये बात सच है कि आत्मा बसती है। भैया जी कहीं की बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राहुल जी थैंक यू सो मच। करण जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हाँ, राहुल 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 बहुत अच्छी बात। राहुल गांधी, राहुल गांधी, अच्छा अच्छा, मेरे अच्छा, मैंने कहा कि बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। वो तमाम सारे लोग जो आज शो में मौजूद हैं, उन सब का मैं ख्याल मकदम बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तारुफ कराना चाहता हूं, परिचय कराना चाहता हूं। ऋषभ तिवारी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अभिषेक तिवारी जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए कुछ देर में यहाँ पे आ जाएंगे। ऋतु चौधरी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया ऋतु। निरंजन पोद्दार साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक ही बार में कह लेते, काम खत्म कर लेते, बार बार बीच में मिलाते हो। अजय अरोड़ा जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अनिल गर्ग जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नवल ऑटो वाले भैया बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ऑटो चला रहे हो कि बंद कर दिया? अभी नहीं चला रहे हो? समझ में आ गया, डिबेट का चस्का लग गया ना तुम्हें। ऑटो सब बंद कर दिया होगा। बहुत बहुत हाँ, प्रेम रोग लग गया है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ऑटो चलाओ। और अरुणा जी थैंक यू सो मच। आते रहिएगा, जब जब हम आए तब आप आइएगा, जरूर आइएगा, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे अमित भाई बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत का सिलसिला शुरू करें। कहाँ से आना हुआ साहब आपका? मैं हरियाणा से आया। हरियाणा में कहाँ से? सर यमुनानगर से। यमुनानगर से आना हुआ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, स्वागत है आपका। क्या नाम है साहब? मेरा संजीत नाम है सर। संजीत साहब क्या काम करते हैं? सर घूमने आए हैं, वैसे कैटरिंग का काम है। कैटरिंग का काम है, बहुत अच्छा काम है। बस ऐसा सीजन शुरू हो गया। हाँ, बस आपका भी सीजन हो, हमारा सीजन लगा लगा है एकदम। मेरा भी चुनाव का सीजन है और आपका केटरिंग वालों का भी सीजन आ गया। मौसम देखिए बदल गया धीरे धीरे। यहाँ पे मुझे सबसे पहले यहाँ पता चलता है सीजन कैसे बदलता है। शाम को जब वो इधर पेड़ों के बीच में झुरमुट में जब सूरज ढूबता है तो मुझे पता चल जाता है कि सितंबर अक्टूबर का मौसम बदलने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया। कैटरिंग का काम इस वर्ष बहुत अच्छा हो, खूब शादी ब्याह में और तमाम सारे फंक्शंस में आपका काम चलता रहे। कुछ कहना भी चाहते हैं हरियाणा को लेकर? हरियाणा से तो परेशान है सर हम। हाँ? हरियाणा में तो परेशान है हम। हरियाणा में परेशान है बीजेपी से। बीजेपी से हरियाणा में परेशान है बीजेपी से। ये दूसरे शख्स मिले हैं दूसरे दिन में मुझे हरियाणा में। कहां से आना हुआ हरियाणा में आपका? सर अंबाला लोकसभा यमुना। अंबाला लोकसभा से यमुनानगर जी। केटरिंग का काम करते हैं, बहुत अच्छी बात है। घूमने आए। आप कहां से आए साहब? मैं रायपुर से आया हूँ। रायपुर से, छत्तीसगढ़ में। तो क्या हो रहा है वहां छत्तीसगढ़ में? वहाँ पर सर 50-50 चांसेस है बीजेपी और कांग्रेस का। 50-50 चांसेस है छत्तीसगढ़ में। ये हमको पहले आदमी मिले हैं। और इधर 5 दिन 1 हफ्ते के बीच में जिन्होंने 50-50 कह दिया छत्तीसगढ़ में। मैंने तो लोग कह रहे थे थोड़ा सा एज है, मार्जिन है, लेकिन आपने तो 50-50 कर दिया। बहुत अच्छी बात है जी जनाब। आप कहाँ से हैं? डर क्यों रहे हैं? क्या काम करते हैं? कैटरिंग है हमारा जी। कैटरिंग का काम? कौन मामा जी हैं? कौन मामा जी? ये मामा जी? ये तुम मामा भांजे वास्तव में कैटरिंग काम करते हो, कोई और काम करते हो? पक्का? तो तुम भागे क्यों हमको देख के? नहीं, फोन आया था। काम कौन सा फोन आया? भाई सब लोग अपनी अपनी सारी जेब, अपना सामान सारे लोग संभाल के रखिए और देखते रहिए, समझते रहिए। भीड़ का मामला है क्योंकि बातचीत का सिलसिला जरूर होगा। और बेटा तो तुम क्या पकाते हो? पकाते ही नहीं जी। हाँ, हमारा तो स्टाफ चलाते हैं। स्टाफ चलाता है। तो किसी दिन भैया जी कहीं फंक्शन करें जब हम, तो तुम आना। ओके आएंगे सर, है ना? और क्या लग रहा है हरियाणा में? मामा तो बता गए। बस वही है जो वही है, बता दो। तो मामा के हिसाब से ही चल रहे हो तुम भी? है जी? हाँ जी। मामा भागे कहाँ? ये पकड़ लाओ पहले जरा मामा को बच्चे। बहुत बहुत शुक्रिया। आज की जो सिलसिला है, जो आज का जो डिबेट है, मैं शुरू करता हूं। ये बहुत ज्यादा संजीदा मसला है।
आज गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक ट्वीट किया और ट्वीट में उन्होंने एक लाइन, बाकी तो सब डाटा है, लेकिन मैं आखिर में, क्योंकि डिबेट में तो बातचीत रखी जाती है, तो मैं बातचीत का सिलसिला वहां पे रखता हूं। उन्होंने कहा कि एक प्रधानमंत्री या तो अर्थशास्त्री थे, एक प्रधानमंत्री अर्थशास्त्री, यानी मनमोहन जी की तरफ इशारा कर रहे थे, वो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की तरफ, वो कुछ हासिल नहीं कर सके, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो भारत की ग्रोथ रेट है, आईएमएफ जो है, जो भारत की प्रगति, भारत का की ग्रोथ रेट, भारत का जो काम जो हो रहा है, उसको लेकर तमाम सारी रिपोर्ट बनती है, उसमें एक आईएमएफ है, इंडियन मॉनेटरी फंड। आप सोच रहे होंगे कि हमें क्यों समझा रहे हैं, हमें तो मालूम है, आपको मालूम है, लेकिन हमारे पास जनता बहुत तरह की आती है, इसलिए मुझे बताना पड़ता है। तो आईएमएफ ने कहा कि भारत की जो ग्रोथ रेट है वो 6.3 रहने वाली है, जो पूरी दुनिया में किसी की नहीं है, यानी 4.2 के आसपास चाइना है, मैंने अभी पता करा तो पता चला ब्राजील का 1.5 के आसपास है, पूरी जो बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था है वो 1.5 से 2 के बीच में रहने वाली है, लेकिन भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 6.3 है, रहेगी, ऐसा अनुमान है। और आरबीआई ने भी ये कहा था 6.5 रहेगी, जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो ये बड़ी बात है, जब दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं सिकुड़ रही हो, दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं के सामने संकट खड़ा हो, तो भारत की अर्थव्यवस्था पर यह अनुमान, यह बात थी। तो इस पर अमित शाह जी का ट्वीट, और उन्होंने ये बात कही कि जो अर्थशास्त्री थे वो नहीं कर सके प्रधानमंत्री, लेकिन जो एक भारत का प्रधानमंत्री जो जनता के लिए समर्पित था, यानी मोदी जी की तरफ इशारा, उसने ये कर दिखाया। 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था, वो कहते हैं कि कुछ दिनों में हम 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। बेरोजगारी को लेकर भी आंकड़े आए हैं, कम हुई है। इन तमाम सारी बातचीत, चुनाव 2024 का, उससे पहले सेमीफाइनल, बातचीत का सिलसिला जोड़ते हैं। सबसे पहले कांग्रेस, देन बीजेपी, और आपका मंच खुला। जी, मैंने आपसे पहले बात कर लूं, कहां से आना होगा आपका? हाँ जी, मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से। क्या नाम है आपका? रीना झा। रीना झा। रीना जी किसके साथ आई हैं? मैं अपने बच्चों के साथ। बच्चों कहाँ हैं? क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। रीना जी क्या काम करती हैं आप? मैं अपने घर के प्राइम मिनिस्टर हूँ। रीना जी अंदर आइए, रीना जी अंदर आइए। रुक जाइए, बाकी प्राइम मिनिस्टर बैठ जाइए, बाकी वाले प्राइम मिनिस्टर बैठ जाइए 2 मिनट के लिए। जब देश का घर का प्राइम मिनिस्टर मिल जाए तो पहले तो मैं आपको प्रणाम करता हूं, और जो घर का प्राइम मिनिस्टर है उससे बड़ा कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं। मेरी जबान इसीलिए चलती है क्योंकि मेरे घर का भी कोई प्राइम मिनिस्टर है। बहुत बहुत आपको बधाई। और गृह कार्य और घर को बनाना सबसे मुश्किल और सबसे कठिन और सबसे अच्छा काम है दुनिया का। इसके लिए 100 में 100 सारे लोगों को ताली बजानी चाहिए। क्या कह रहे थे सर? आपने बात करी आईएमएफ। अरे रुको, यहाँ पे बात हो रही है, इधर तुम बता रहे हो। ऐसे आंकड़े, हजारों आंकड़े रीना जी पर न्यौछावर हैं। रुको जी, कोई बात नहीं, हाथ जोड़ के, चाहे जैसे पैर जोड़ के। ये वो धुरी है घर की जिसको हम सारे लोग अपने अहंकार के पीछे छोड़ देते हैं, सारे लोग, क्योंकि हम तो ये कर रहे हैं, हम तो आईटी एक्सपर्ट हैं, हम तो ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, और जो घर के अंदर आपको खड़ा करती है उसको पीछे छोड़ देते हैं। इसलिए मेरी डिबेट में सबसे पहले, रीना जी को थोड़ा टाइम है आपके पास, वहां बैठिए जाके अमित जी के बगल में, जाइए। मेरी डिबेट यही है। मेरी डिबेट में जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है उसको मैं छांटूंगा अपने हिसाब से। आपका कहां से आना हुआ? हम बिहार से आए हैं। बिहार से। बिहार का आदमी ना मिले, मुझे लगता पानी नहीं पिया मैंने। जी, कहां में? बिहार से। बेतिया के रहने वाले। बेतिया के रहने वाले। अरे है, क्या जगह है बेतिया। तो कुछ कहना चाहते हैं? नहीं सर, क्या कहना चाहते हैं, जैसा स्थिति चल रहा है जो 2024 में बीजेपी को आना एकदम जरूरी है। बीजेपी को जरूरी है आना, जरूरी है आना एकदम। तो हरियाणा में दिक्कत है और बिहार के व्यक्ति कह रहे हैं बीजेपी को 24 में आना जरूरी है। जी, अब मैं आ रहा हूं। जी बोलो अब। आईएमएफ सर, आपने बात करी आईएमएफ की आंकड़े की, उन्होंने कहा 6.1 में। तो मोदी सरकार ने तो 6.3 माफ कीजिएगा, ग्रोथ रेट। जो अब तो मोदी सरकार ने ये भी कहा था कि जो 2022 तक 80 करोड़ लोग जो होंगे, वहाँ जो 80% आबादी है वो
महंगाई के माफ कीजिए गरीबी के नीचे जाएगी, वो तो नहीं हुआ, सरकार ने वो कुछ नहीं किया, गरीबी की रेखा से ऊपर आए। ऊपर आ जाएंगे। हाँ। इसके साथ ही साथ जब इन्होंने बात करी, आपने जैसे शुरुआत करी महिलाओं से, नारी सशक्तिकरण से, अबे मैं 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। जी बोले तो इसको देखिए, मैं अपने दर्शक को जो आम आदमी है ना, उसको बोलने का मौका मिलना चाहिए कि भैया जी के कई प्रोग्राम में गए थे, कुछ लोग चिल्ला लिए बेवकूफियों की तरह। बेवकूफ है, चिल्लाने दो, लेकिन उनका भी स्वागत है। हर सभा में हर तरह के लोग होने चाहिए, उनका बहुत स्वागत है, उनका सम्मान करेंगे। तो बोलो पूरी बात करो जल्दी। आपने बात करी थी नारी सशक्तिकरण की, हाँ। तो वर्ल्ड गैप जेंडर इंडेक्स है, उसमें जो भारत था 2014 में 87वें नंबर था 141 में, आज वही भारत 127वें नंबर है। इस पे मोदी शक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है। और जब वर्ल्ड गैप जेंडर इंडेक्स की बात होती है तो नारी सशक्तिकरण में भारत इतना पीछे है, तो इस पे भाजपा सरकार की कभी कोई टिप्पणी नहीं आई है सर? भाजपा सरकार की कोई टिप्पणी नहीं आई है, मैंने आपकी बात ले ली। अब ना कांग्रेस जो बात कही कि एक प्रधानमंत्री जो अर्थशास्त्री थे वो नहीं कर पाए, लेकिन एक जो जनता को समर्पित है उस प्रधानमंत्री ने कर दिखाया। आईएमएफ के ग्रोथ रेट पर 6.3 पर, तमाम बेरोजगारी के आंकड़ों पर भारत के, ये बातचीत शुरू होती है। जी देखिए, पहली बात तो मुझे इसी से सख्त ऐतराज है कि मनमोहन सिंह के बारे में हमेशा से ही भाजपा के विचार जो है वो कभी अच्छे नहीं रहते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह वो व्यक्ति थे, उन्होंने भारत को उस समय उससे निकाला था जब भारत जो है बिल्कुल गर्त में जो अर्थव्यवस्था जा चुकी थी, उसको निकाल के अर्थव्यवस्था को बिल्कुल टॉप पर लेके गए और भारत को जो है अग्रणी देशों में खड़ा किया ले जाके। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। दूसरा ये था, चुपचाप खड़े रहना, अभी आ रहे हैं, ऑटो खड़ा करके आओ, आ रहे। जीडीपी ग्रोथ की बात जो है, जो हाईएस्ट जीडीपी जो रही है भारत की, वो रही है 10.3, जो कि 2011, 2010 और 2011 की है, जो ये पुराने मेथड में है, ये भाजपा का मेथड नहीं है, वो जो कि भाजपा आज तक पहुंची नहीं है, ना ही वो पहुंच पाएगी। दूसरी बात, ये बात करते हैं आंकड़ों की, आंकड़ों में तो खैर भाजपा मास्टर है। ये बताएं कि जब जीडीपी इतनी ज्यादा है तो उसी देश में 80 करोड़ लोगों को अनाज क्यों देना पड़ता है? और एनएसएसओ का डाटा क्या कहता है? एनएसएसओ का डाटा कहता है कि भारत में इस समय 45 साल में सबसे ऐतिहासिक बेरोजगारी जो है वो लेकर आई है भाजपा। आज तक इतनी बेरोजगारी हुई नहीं कभी। मैं रुको, मैं बिल्कुल मैं दे देता हूँ पूरी बात। मैं एक बात करी इसमें करेंगे, अगर महिला सुरक्षा का, बेटियों का जो बजट है ना, उसमें जो सरकार है उन्होंने केवल 80% जो है एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर दिया है। ठीक, रुको, चुपचाप खड़े रहो, मैं भी आ रहा हूँ। हाँ, मुझे मालूम है, रुको, हल्ला ना मचाओ, नहीं तो दोनों कान उखाड़ के एक ही तरफ लगा देंगे। एनएसएसओ का जिक्र किया तो मेरे पास आंकड़े रखे हैं। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस का जो आंकड़ा है वो कहता है, मेरे पास भी आंकड़े, वही आंकड़े रख देता हूं। जुलाई 2022 से जून 2023 के बीच बेरोजगारी दर 3.2 रही। 2021 और 22 में बेरोजगारी दर 4.1 थी। 2020 और 21 में बेरोजगारी दर 4.2 थी। 19 और 20 में 4.8 थी। 17-18 में बेरोजगारी दर 6% थी। ये आंकड़े हैं। मैं इसके बीच में बातचीत को सिलसिला रखता हूं। जी चलो प्रतीक भैया, आपने अभी शो शुरू होने से पहले कहा कि सबको अपना मोबाइल हाथ में संभाल के रखना। आपको इन जनता के नियत पे शक नहीं है, लेकिन आपने जागरूक किया। उसी प्रकार हमें मनमोहन सिंह जी के नियत पे शक नहीं है, लेकिन वो थे तो कांग्रेस में ही, उस बात पे सवाल खड़ा होता है। हालांकि हमेशा देखा गया है कि जब देश को उत्सव मनाने का दिन होता है तो ये कांग्रेस वाले सीना पीटने वाला दिन साबित करते हैं। आज जब आईएमएफ 6.3% ग्रोथ की बात कर रहा है कि जहां यूएसए 1.5 ग्रोथ प्रोजेक्शन पे है, आज भारत 6.3 ग्रोथ प्रोजेक्शन पे है, तो ये भारत की विशाल हृदय और इन खड़े भाइयों का मेहनत को दर्शाता है, हमारे कौशल को दर्शाता है, हमारे आत्मनिर्भरता को दर्शाता है, एक एक जनता के टैक्स के मेहनत को दर्शाता है। कहां से आना हुआ? नेपाल से। नेपाल में कहां से? बर्दिया जिला से। बर्दिया जिला से आना हुआ। कब आए नेपाल से इधर? अभी आए और अभी भैया जी कहीं में आए। बहुत लास्ट वेरी क्विक। प्रतीक भैया,
एक भारत संविधान पे आधारित एक बुक था, Very good, very good. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कॉर्नर स्टोन, अश्विन जी का था। उन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय एकता और सधर्य लक्ष्य अगर हो तो कभी भी सामाजिक क्रांति आ सकता है। इसी प्रकार नरेंद्र मोदी जी ने एक एक जन भावना जगाकर कि ये देश विश्व गुरु भी बन सकता है, इकोनॉमिक पे 3 ट्रिलियन इकोनॉमिक भी पहुंच सकता है, और हम ये साबित कर देंगे कि ये भारत में क्षमता है। वेरी क्विक, वेरी क्विक। प्रतीक जी, एक योजना आई थी मनरेगा जो कांग्रेस लेकर आई थी, जिसको भाजपा जो बोलती थी कि गड्ढों की स्कीम है, वही गड्ढों की स्कीम में जुलाई, अगस्त, सितंबर में कितने लोगों ने रोजगार मांगा है। मैं आपको एक आंकड़ा दूं कि लमसम 25 मिलियन लोग हर महीने उसमें रोजगार मांग रहे हैं। अगर जीडीपी ग्रोथ इतनी बढ़ रही है तो वो क्या है आंकड़ा, फिर वो भी तो सरकारी मनरेगा में इनरोलमेंट, मनरेगा में तमाम सारी खामियां, मनरेगा की जो नीति, जो बनाई गई पॉलिसी, उससे मिलने वाले काम को लेकर गांव में प्रगति, ये तमाम सारे बिंदु हैं। लेकिन बाद के समय में मनरेगा को लेकर गवर्नमेंट की रिपोर्ट, सोशल रिफॉर्म्स में बहुत सारी बातों में, सोशल स्टेटस पे रिपोर्ट, वो एक इशू है। मैं आ रहा हूं जी जनाब, वेरी क्विक, जब आराम से, नहीं आराम से बेटा, आराम से, नहीं आराम से खड़े रहो, आप भी खड़े। अरे भाई साहब इधर देखिए, उस बच्चे को छोड़िए जी, बोलो जल्दी। हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता ने आराम कहा से बोलो, मनरेगा, हाँ। मनरेगा आजादी के 70 साल बाद भी आपने इस देशवासियों को खड्डे खोदने के लिए मजबूर कर दिया, आपने वो रोजगार दिया। आज मोदी जी की सरकार में मेरे देश का एक नौजवान इंटरनेट से काम कर रहा है, इंटरनेट से पढ़ाई कर रहा है, इंटरनेट से जो है बिजनेस व्यापार कर रहा है, और आपने क्या किया, खड्डे खोदने के लिए मेरे देश को मजबूर कर दिया। ये वही तर्क है जैसे कांग्रेस की प्रवक्ता ने एक तर्क दिया कि 80 करोड़ लोगों को, एक मिनट, 80 करोड़ लोगों को अनाज क्यों दिया जा रहा है? ये बिल्कुल, अरे तो क्या सारे लोग चंद्रयान बनाएंगे? पूरी बात नहीं, अरे नहीं सर, हाँ। अगर शिक्षा ऐसा ही विकास किया होता जैसे आज मोदी जी ने किया है, तो आज मेरे देश के उन गरीब मजदूरों को, उन गरीब बेघरों को खड्डा नहीं खोदना पड़ता, आज वो कहीं आसमान छूते रहते। गांव में श्रम मिले, गांव में काम मिले, गांव के नजदीक काम मिले, ये योजना थी सरकार की। और ये योजना पलायन को लेकर बहुत सारी सारगर्भित बातें कहती है, इसमें कहीं दो राय नहीं जी। मैं अभी कह रहे थे मेरे भाई के गड्ढा खोदने की स्कीम अभी खोल दी, फिर इस गड्ढा खोदने की स्कीम का बजट क्यों बढ़ा दिया भाई? आपने तो बजट बढ़ाया, इसका मतलब ये स्कीम कारगर है और इस देश की गरीबी को उबार सकती है। आज 2 दिन से उल्टा पड़ रहा है तुम्हारे ऊपर जी। एक मिनट मैं आया। प्रतीक भाई, ये अभी जो ट्वीट की बात कर रहे थे, ये ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री अर्थशास्त्री हो गया है जो आज भी हमारे हिंदुस्तान में 80 करोड़ जनता सरकारी अनाज पे डिपेंडेंट है? ऐसा कौन सा अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री है कि सरकारी कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है? ऐसा कौन सा अर्थशास्त्री है कि लोगों के घर में रोटियां नहीं बन रही है? ऐसा कौन सा अर्थशास्त्री है कि सिलेंडर का दाम 1200 रुपए हो गया? ऐसा कौन सा अर्थशास्त्री है कि पेट्रोल और डीजल का दाम आज आसमान छू रहा है? ऐसा कौन सा अर्थशास्त्री है कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी का रेट बढ़ गया? ऐसा कौन सा अर्थशास्त्री है कि महंगाई अपने चरम पे? ऐसा कौन सा अर्थशास्त्री है कि लोगों के अनाज, लोगों के प्लेट में से दाल हटा दिया गया? महंगाई की, बेरोजगारी की बारे में बात है। गांव में बेरोजगारी 2017-18 में 5.3 थी। 2022 और 23 में गांवों में बेरोजगारी दर घटकर 2.4% रह गई। शहरों में बेरोजगारी दर 2017-18 में 7.7% थी। 2022 और 23 में शहरों की बेरोजगारी दर 5.4 रह गई। अब आंकड़ों को आप चाहे जो भी कहें, लेकिन मैं आता हूं जी, वेरी क्विक। इन्होंने अर्थशास्त्री पे मैं पूछा, बोले हाय रे आम आदमी, ये कैसा कौन आम आदमी है जो शीश महल बनाता है? ये कैसा कौन आम आदमी है जो लग्जरी गाड़ी लेके चलता है? ये कैसा कौन आम आदमी है जो बच्चों के सर पे कसम खा के फिर जाके गले मिल जाता है? ये कैसा आम आदमी है जो बोलता है स्वच्छ जल देंगे, वो घोटाले में पाया जाता है? ये कैसा आम आदमी है जो बोलता है शिक्षा के लिए क्रांति लाएंगे, उनके मंत्री जेल में पाए जाते हैं? ये कैसा आम आदमी है जो आम होते होते हापुस खास हो गया? सब ये ध्यान रखो, बीच बीच में आंकड़े आएंगे, आंकड़ों पे ध्यान रखना है। 2024 पे लेकिन एकदम पकड़ के रखना है। 24 में क्या है?
बेकार वाली बातें ना करो। मैं 24 में क्या है? अरे मैं कह रहा हूँ 24 में चुनाव है, हैं? मोदी जी है। अच्छा ठीक है, ऑफ कोर्स आई विल गिव यू। क्या कर रहे हो बाबू? हैं? प्रतीक भाई अब बाजी क्या हो गया? पैर कहाँ लड़खड़ाने लगे? अगर 24 में ना चल पाओ तो ले लेना रिटायरमेंट, हम हमारा दूसरा इंतजाम करेंगे फिर। जी भाई, ये अभी भ्रष्टाचार की कर रहे थे। ये ऐसा भ्रष्टाचारी आज देश के अंदर सरकार चला रहे हैं, जो सोने की सड़क बनाते हैं, जो आयुष्मान घोटाले करते हैं, जो भारतमाला प्रोजेक्ट में घोटाला करते हैं, और हर डंके की चोट पे कहते हैं अरविंद केजरीवाल मॉडल, जो 2015 में वादा किया था, जो 2020 में वादा किया था, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे पानी की बात हो, डंके की चोट पे कहते हैं हमने काम किया इसलिए वोट दीजिए, नहीं वोट मत दीजिए। देखिए प्रतीक भाई रुको, जो आराम से अभी आएंगे जनता के पास, आराम। हेलो, देखिए प्रतीक जी, जब तक मनमोहन सिंह जी अर्थशास्त्री भाई हैं, क्या हल्ला बचा रहे हो यार? एक आराम से, आराम से, आराम से खड़े हो पाओगे कि नहीं खड़े हो पाओगे? थकाए पड़े जी। मनमोहन सिंह जी बहुत अच्छे अर्थशास्त्री हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन जब वो 91 में वित्त मंत्री थे, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन जब उनको प्रधानमंत्री बना दिया गया और 10 जनपद का कठपुतली बना दी गई, तो मेरे हिसाब से अर्थशास्त्री को व्यर्थ शास्त्री बना दिया गया। देश का नेतृत्व जिसके पास होना चाहिए, उसके पास अर्थशास्त्र भी होना चाहिए, उसके पास तर्कशास्त्र भी होना चाहिए, और चोरों और बेईमानों के लिए नर्कशास्त्र भी होना चाहिए। अरे हम हैं, अभी जिंदा हैं, और हाइट हमारी 6 फीट है, और वजन हमारा 95 के आसपास निकलेगा। क्या सब बोलते हैं नरक और ये वो सब? नहीं, अरे अरोड़ा जी, जिंदा हूं अभी। और बोलिए आराम से। नहीं, देखिए निरंजन जी, हमारी एक पाठशाला सुबह लगती है 10 बजे से 11 बजे के बीच में, उसमें हम डिबेट करना सिखाते हैं, उसमें जरूर आइए आप भी। 1 घंटे का क्लास है। रुकिए जी, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना। अरोड़ा जी अपनी बात कहिए। बिल्कुल जी, मैंने बता दिया। 55 लाख करोड़, हाँ 55 लाख करोड़ का कर्ज था, आज 155 लाख करोड़ का कर्ज हो गया। ये तो है विकसित भारत। और जहां तक IMF की बात की, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार 10 सालों में एवरेज, आप आंकड़े निकाल लें प्रतीक जी, आप तो बड़े बुद्धिजीवी हैं, 7.3% की एवरेज आती है, चेक कर लें। क्या, किस चीज की? मैं कह रहा हूं आपकी IMF की जो ग्रोथ की एवरेज है 7.23% आती है 10 वर्षों की, आप चेक कर लीजिए। अच्छा, ये कहते हैं कि बात मान ली कि गरीबी की रेखा से इन्होंने 23 करोड़ लोगों को ऊपर उठाया। कांग्रेस ने, यूपीए की सरकार ने 28 करोड़ 635 लोगों को गरीबी की रेखा से, ये आंकड़े हैव अ पेशेंस, ये आंकड़े हैं, ये तो होगी आंकड़ों की बात। और डॉक्टर मनमोहन सिंह, आपकी मैं डिबेट देखता हूँ, पूरा हिंदुस्तान देखता है, आप किसी भी प्रधानमंत्री के लिए, किसी भी बड़े नेता के लिए अब शब्द नहीं सुनते, मुझे अच्छा लगता है, चाहे हम बोले चाहे ऐसे शब्दों का प्रयोग डिबेट में एटलीस्ट नहीं होना चाहिए। मैं निरंजन जी से कहना चाहता हूं कि डिबेट में इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि जो भारत की मर्यादाएं हैं, भारत की जो परंपराएं हैं, जो अनुशासन है, उसका जरूर ध्यान रखिए। मैं आ रहा हूं बेटा, आ रहा हूं। चोरी और भ्रष्टाचारी करते हैं। एक मिनट आराम, जब मैं आऊं माइक पे ही बोले तो अच्छा लगेगा जी। देश में जो चोरी और भ्रष्टाचारी, जो इस जनता का पैसा लूट करके खाते हैं, उनको जेल में भी होना चाहिए, उनको नर्क में भी होना चाहिए। बार बार कहूंगा ये बात। ठीक, आराम से जी। सर, सबसे आपसे सुनना है मेरी बात, आपकी बात। हाँ जी। आम आदमी पार्टी ने कहा वो कौन सा अर्थशास्त्र है? अरे ये वही वाला अर्थशास्त्र है कि 1 पौवा पे 1 पौवा दे दोगे तो दिल्ली का विकास हो जाए। कांग्रेस पार्टी कह रही है। अच्छा, तुमने शुरू किया था डिबेट बड़ी बोले विचार से, अब तुम भी एकदम डिबेट में वही माल लगाने लगे। नहीं, बिल्कुल इलाज नहीं किया। वो ये पौवा शब्द जो है चलता है, मेरी डिक्शनरी में तुरंत पता चल जाएगा ये रडार में नहीं शब्द है। लेकिन आप डिबेट सीख गए हैं जी। मैं व्यंग्य का विद्यार्थी रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं। कांग्रेस पार्टी 2 शब्दों के माध्यम से किस तरह से झूठ परोस रही है। एक तरफ कह रही है कि 90 के दशक में भारत की अर्थव्यवस्था डूब गई थी, फिर कहती है 45 साल में बेरोजगार पहली बार ज्यादा हुआ है। मतलब जब अर्थव्यवस्था डूबी हुई थी तब कह रहे नहीं बेरोजगार था, सबको रोजगार था। ये कैसा तर्क है भाई? एक लॉजिकल सा तर्क है। आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 28 करोड़ लोगों को आपने गरीबी रेखा से ऊपर उठाया। आपने कैसे उठाया था सर? सुनो, आपने कहा था
33 रुपया प्रतिदिन कमाने वाला अमीर होता है। याद कीजिए, आप ही के सरकार का डेटा है कि जो 33 रुपए प्रतिदिन कमाता है वो अमीर हो गया। इस कारण से आपने लाया था और आज का डेटा और है। और दूसरी बात सर, भावनात्मक रूप में आप मनमोहन सिंह की अच्छी तारीफ करिए। मैंने जो पढ़ा है अर्थशास्त्र में, ये जानता हूं कि 70 के दशक में मनमोहन सिंह वित्त सचिव थे, 80 के दशक में एडवाइजर थे, 20 वर्षों तक उच्च स्थान पर रहने के बाद 90 के दशक में अगर अर्थ डूबा भारत का, तो इसकी जिम्मेवारी भी मनमोहन सिंह पे बनती है। देखिए मैं ऑफकोर्स तमाम सारे अर्थशास्त्रियों की तुलना नहीं हो रही है। बात ये हो रही है कि देश कहां पे खड़ा है, देश कहां से उठ के आया। ओपन इकोनॉमी की बात करें, ओपन मार्केट इकोनॉमी की बात करें तो 90 का दशक, 91 से वो बात होती। वक्त थोड़ा सा ब्रेक का, ब्रेक में मैंने क्रॉस किया, थोड़े से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता हूं। Padasa, gasa, gasa re re, sa padasa, gasa, gasa, padasa, gasa, gasa re re, sa padasa, gasa, gasa. देख के तेरिया मस्त अदावा, जी करदा मैं देखी जावा, करदा मैं देखी जा। हो मेरी जिंदगी दा, हो मेरी जिंदगी दा बेहुसर माया, मेरी जिंदगी दा बेहुसर माया, जी करे देखदार हो दिल मुड़दा नी लख समझाया, मुड़दा नी लख समझाया, जी करे देखदार ओ किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बड़ी उस्तादों की ये बंदिशें हैं और ये जो बंदिश आपने कोशिश करी, मैं तो शब्द कोशिश इस्तेमाल करता हूं क्योंकि पूरी की पूरी बैठ जाए बंदिश, ये तो उस्तादों का काम होता है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया। इसने ओपन एयर में गाना, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच राहुल, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू करण, बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम सारे लोगों को बहुत शुभकामनाएं। बहस का आगाज फिर से करता हूं। चाजप हो गए, मुझे तो लग रहा है कि क्या मैच हो रहा है आज। इंडिया जीत गई। अरे बड़ी जल्दी जिता दिया है। अभी तो अफगानिस्तान, हम जब चले थे तब तो अफगानिस्तान के 2 ओवर बचे थे। क्या स्कोर हो गया मुझे बताइए जरा जी। 273। बहुत अच्छी बात है। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से शुरू करते हैं। वर्ल्ड कप का बुखार है। आज दिल्ली में ही मैच हो रहा है अफगानिस्तान और इंडिया का, लेकिन एक मैच और होना है अभी। 24 में इंडिया जीत रही है, 24 में इंडिया जीत रही है, भारत जीत गया। इंडिया और भारत का पाजी, आपका धरना रहा, प्रदर्शन रहा केजरीवाल जी के घर के बाहर। आपने मुझे बताया आपका मुद्दा क्या है। हाँ जी, बहुत बढ़िया हुआ आपने जो मुद्दा पूछे। चलिए वेरी क्विक, समय नहीं है। जो पंजाब के सीएम भगवंत मान जी और केजरीवाल जी ने हमारे भगत सिंह के गांव पंजाब में आकर उसके पैरों में बैठकर बोला था, अगर पंजाब में हमारा सीएम बनता है, मैं ट्रस्ट का प्रेसिडेंट हूं वहां का, सीएम बनता है तो 24 घंटे में हम 1000 रुपये लगाएंगे, 24 घंटे में हम किसानों को हर फसल पे एमएसपी देंगे, 24 घंटे में अफीम डोडा की खेती चालू करेंगे, 24 डोडा की खेती चालू करेंगे, 24 घंटे में जो सिख लोग हैं जेलों में बंद है उसकी सजा, कानून ने, उन्होंने गलत काम करा, सजा 14 साल दे दी कानून ने, 30 साल हो गए। पंजाब सरकार और दिल्ली की सरकार से सुप्रीम कोर्ट को सिफारिश करेंगे, 24 घंटे में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ऊधम सिंह का शहीदी दर्जा दिलवाने के लिए केंद्र सरकार को सिफारिशें करेंगे। वो तो अमित जी सीधा कर रहे, 4 दिन पहले हम मिल के आए, वो तो कर रहे हैं। केजरीवाल से कोई रिक्वेस्ट नहीं है। अब भी केजरीवाल जी, भगवंत मान दोनों देखिए मैं समझ लिया, आपके पास बड़ी लंबी फहरिस्त है
और 24 में मुझे कहां तक कितनी देर तक सुनना है, यह भी बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। मेरी बात सुनिए बाजी, मैंने आपकी लिस्ट सुनी, मैंने लिस्ट सुनी, और पंजाब सरकार और दिल्ली सरकार के मार्फत आपकी बात वहां तक पहुंचे, और जो बात आप कहना चाह रहे हैं उसमें जो जुनून है, जो हो सकता है, जो करना चाहिए, जो कहा, वो सब चीजें हो। जी जनाब, हाथ ना जोड़िए आजकल। मैं सर ये कहना चाह रहा हूँ, केजरीवाल जी और राहुल गांधी जी इतने बड़े मदारी है। अरे देखिए ये सब मुझे तो कोई कहता है कि आप ही सबसे बड़े मदारी हैं, तो अब आप तो तमाशा देखने आते, तो मैं भी हो ही सकता हूं, वही हूं मैं, मेरा उस्ताद भी वही है। लेकिन ठीक है, देखिए एक मिनट रुकिए, बहुत बहुत आराम से। शब्दों का चयन मेरे शो में हिसाब से किया करिए, सोच के किया करिए, समझ के किया करिए, मुस्कुराइए नहीं। ये दांत बड़े कीमती हैं, इनको संभाल के रखिए, बंद करिए। मैं अदब के साथ, अदब के शहर का हूं, अदब को ध्यान रखिए। किसी को रुको, खड़ा हो जाता है बेवकूफियों की तरह, रोज आ जाता है। तो मैं आपको एक बात जरूर ध्यान से कहता हूं कि प्लीज किसी को कोई शब्द इस्तेमाल करें, ये सोच लें कि मुझसे पाव भर आपको ले जाना पड़ेगा, और मैं आपको कहूंगा, इसलिए बहुत अदब से शब्दों का इस्तेमाल करिए। मैं पब्लिक के बीच में शो करता हूं, मैं आपसे माफी मांगता हूं, पिछले कई दिनों से आप आ रहे, मैं आपसे पूछ नहीं पाया। जी क्या नाम है आपका साहब? मेरा नाम रंजन कौशल है। रंजन कौशल जी, बोलिए। सर एक तो अभी थोड़ी देर पहले ये कहा गया था कि मोदी जी ने कहा कि तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। जी, इसमें थोड़ा संशोधन करूंगा। जी, तीसरी अर्थव्यवस्था नहीं, बड़ी 3 अर्थव्यवस्था में से एक बनेगी। जी, अच्छा, दूसरा आपकी इजाज़त मांगूंगा सर, आपका 2 अगस्त को प्रोग्राम हुआ था, हाँ हाँ, जिसमें जो नूह में उग्र घटना हुई थी जुलाई में, उसमें आपने कुछ कहा था, उसके बारे में अगर आपकी इजाज़त है। नूह में कहा? हाँ हाँ। अब देखिए साहब, क्या बोला था मैंने, बोला होगा तो लाइन में, अगर आपने कुछ ऐसा सुना है और आपके दिल में अभी तक रह गया है तो मुझे खरी खोटी सुना लीजिएगा। बाकाए वो जख्म ना उखाड़िए तो ज्यादा अच्छा है, और जितना जल्दी पानी पड़ जाए उसको ज्यादा अच्छा है। मैंने कोई ऐसा 2 लाइन इजाजत है तो अभी तक इतना जख्म है आपके अंदर है? क्या उम्र हो गई आपकी? सर मेरी 68 है। अरे सर, अभी तक जख्म है आपके अंदर? अच्छा कोई बात नहीं, आप मुझसे कहना है आपको तो कहिए, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। इन्हीं का जन्म ट्रेन पे हुआ था? बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है? रेलवे से मिलना है। कौन से स्टेशन पे हुआ था? इटावा की साइड हुआ था। अभी तक कोई कॉल नहीं आई है मुझे, ना किसी की कॉल आती है ना मुझे। बर्थ सर्टिफिकेट, ट्रेन में हुआ जन्म तो बर्थ सर्टिफिकेट का इटावा में रेलवे स्टेशन पे हुआ, और ये मेरे शो में पहले भी आई थी, और इन्होंने कहा कि मेरे बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, बगैर इसके एडमिशन नहीं होगा, तमाम सारी चीजें, प्रक्रियाएं रुक जाएंगी। मैं डिबेट का आगाज एक बार फिर से करता हूं। जी जनाब। प्रतीक जी, मेरा नंबर लास्ट में आया, मुझे लास्ट में नहीं 50 में आया है। मेरा ये कहना है, जो हमारे शो में ना तो पहले है ना कोई आखिर में है, आ गया यही पर, आगे आ जाइए अमित जी, आगे आ गया। मेरा कहना है, जो आज की डिबेट का विषय है कि अमित शाह जी ने जो ट्वीट किया है, मैं कहना ट्वीट का अर्थ ही गलत है। जब वो अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री की बात करते हैं, तो अगर वो मनमोहन सिंह के जिक्र कर रहे हैं, तो मनमोहन सिंह अर्थशास्त्री थे 1991 से 1996 के बीच। देश जो उदारीकरण की तरफ चला तब चला था, 1991 से जो शुरू हुआ सिलसिला आज भी चल रहा है। लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बने तो वो अर्थशास्त्री का काम कर ही नहीं पाए। एक किस्सा याद दिलाना चाहता हूँ, उन्होंने अपनी कैबिनेट में एक ऑर्डिनेंस पास किया था, उनकी ही पार्टी के बड़े नेता ने भरे मन से उसको फाड़ दिया था। किस तरह के प्रधानमंत्री थे, इसलिए अर्थशास्त्री का काम नहीं करते। बड़े नेता क्या वो राहुल गांधी थे? चलिए, मैंने इसलिए कहा कि मेरे इतना घबराने की जरूरत नहीं है हमसे कि आप अपने नामे ना लें। राहुल गांधी ने फाड़ा था, इसमें कहने में क्या बात है? नहीं तो देखिए एक बात सुनिए, जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स रखिए आप, उससे मुझे कोई गुरेज नहीं। लेकिन कोई कहे मदारी, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। कोई ना 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 डिसिप्लिन। अरे 50 में नंबर आया, आप उसी में कूद जाइए आके। जी मेरा ये कहना है, जहां तक भारत की ग्रोथ रेट का सवाल है, अगर भारत की टॉप 10 इकोनॉमी, संसार की 10 टॉप इकोनॉमी देखेंगे तो भारत पहले 3 पे तो आएगा ही आएगा। लेकिन उनकी ग्रोथ रेट भारत की सबसे ज्यादा है। अमेरिका की ग्रोथ रेट 2 है, चाइना की 3 है, जर्मनी और जापान। बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, और बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की ग्रोथ रेट 1.5 से 2.5 के बीच पर है, 2.5 के आसपास। तो ये बात सच है कि, लेकिन सबसे ज्यादा एक अरोड़ा जी का ले लेते, एक बार फिर आता हूं जी। इन्होंने मैं आ रहा हूं। अरे रुकिए, इतना द्वेष नहीं रखते। एक के दिमाग में नूह फंसा हुआ है, आपके दिमाग में वो फंसा हुआ है। अरे बढ़िए आगे। इन्होंने ग्रोथ की बात की। हाँ। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, 3 बार रिसेशन आया देश पे, 3 बार पूरे वर्ल्ड में रिसेशन आया। रिसेशन आने के बाद 9.83 हमारा ग्रोथ रेट था।
और अभी कोरोना के समय में जब बीमारी आई 6-6 महीने की 3 बार, हालांकि बीमारी का हमने बड़ा विरोध किया और देश के साथ खड़े हुए, इस टाइम वो ग्रोथ रेट क्यों नहीं आया? जब 3 बार रिसेशन आया भारत में, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह ही थे अर्थशास्त्री की जो बात कर रहे हो आप, जिन्होंने 9.183 कर दिया। आराम से वहीं खड़े होइए। नहीं आपने इनकी बात ना करिए। हाँ प्रतीक भैया, डिबेट वेट रोज होते रहता है। सबसे पहले उस लड़के राहुल को सलाम है, भारत की संस्कृति की वो पहचान है, बड़ा अच्छा गाता है। अब मैं कहता हूँ रितु जी बड़ी लड़ाकू महिला है, इनका मैंने एक फोटो भी देखा है भारत जोड़ो यात्रा का। मैं कहना चाहता हूँ मैडम जी, भारत जोड़ो यात्रा निकालने से देश नहीं जुड़ता, गांव से रोड को जोड़ो, महिलाओं को इज्जत से जोड़ो, सर को छत से जोड़ो, हर घर को नल से जोड़ो, धरती माँ को चंद्रयान 3 से जोड़ो, सैनिकों को हौसलों से जोड़ो, और तो और आप जैसे पत्रकार को लोकतंत्र से। अरे क्या लोकतंत्र से जोड़ो? अरे मैं लोकतंत्र का आदमी हूँ। लोकतंत्र से जोड़ो, 14 लिस्ट निकल गई, वो लोकतंत्र से जोड़ो। आपातकाल लगा दिया, वो लोकतंत्र से जोड़ो। और एक बात, और जो स्टार्टअप से लेकर एक चीज बोले भाई, सब तो अच्छा बोल रहे थे, एकदम आखिर में बोले लोकतंत्र से। अरे मैं मर जाऊं, निछावर हो जाऊं, मेरे मुंह से अल्फाज अगर एक गलत निकल जाए और मुझे बातें फंस जाती है। मैंने कोई बात लाइन की सही कही होगी, लेकिन आपके दिमाग में फंसी है। मैं जरूर पूछूंगा आपसे कि मैंने क्या कहा था उस वक्त। मेरे दिमाग में फंस जाती है, चीज हटती नहीं है जब तक। कहां से आना हुआ? कैनॉट प्लेस से आना हुआ। यहीं बगल में घर है? हाँ। कौन सी बिल्डिंग में? एम ब्लॉक। अच्छा, वहाँ वर्किंग हो। तो झूठ काय बोलती हो? सच कौन बोलता है? हाँ? सच कौन बोलता है? आपके पिताजी। गजब है। अगर सच नहीं बोला होता तो हम सारे दुनिया में कैसे आते? इतना अविश्वास, इतना अविश्वास कि सच कौन बोलता है। इससे जोड़िए जो आप इधर आ गया। ये एक मिनट वही प्लीज, मेरा बीच में मत बोला करे, विचार श्रृंखला मत तोड़ा करी मेरी। ये शो मैं इसके लिए नहीं करता हूं, इनके लिए करता हूं। ये सोचने की समझने की कोशिश करिए मेरी। इनको जोड़ो विश्वास से। वो कह रहे कि कौन सच बोलता है? मोदी जी बोलते हैं। मोदी जी। सवाल ये है कि आपको इतना अविश्वास है कि हमें एक दूसरे पे विश्वास ही नहीं रह गया कि हम कौन सच बोलता है। अरे भाई, आपके पिताजी बोलते हैं, मेरे पिताजी बोलते हैं, हम सब लोग सच बोलते हैं, इवन आप सच बोलती हैं। पता नहीं आपने सोच के क्यों नहीं कहा। मैंने तो बड़ी नॉर्मली आपसे पूछा था। लेकिन ये जो संशय दिमाग में लेके आप लोग घूम रहे हैं ना, इसको जितनी जल्दी खत्म करेंगे, ये देश उतनी जल्दी तरक्की खड़ा होता हुआ नजर आएगा। नमस्ते, क्या नाम है आपका? शिफा। शिफा। और ये शिफा जो है ना, हम तक सब तक पहुंचे। ये शिफा अगर आ गई ना, तो वो जो 20-22 साल की युवती कहती है मेरे पास कौन सच बोलता है, और शिफा जो कहती है नमस्ते, यही फर्क है। मुझे यहां से वहां तक जोड़ना है, वहां से यहां तक जोड़ना है। बहुत मुश्किल काम है, लेकिन हो जाएगा, हो जाएगा। ऐसा नहीं है, और कुछ शो में नहीं है, कुछ शो में नहीं है। सबको मालूम है ग्रोथ रेट क्या है। बीच में राजनीति है, कैसे जोड़ेंगे? फिर से बोलिए। बीच में राजनीति है, कैसे जोड़ेंगे? बीच में राजनीति है, कैसे जोड़ेंगे? जी, एक आपको मौका, एक आपको मौका, फिर एक मौका। प्रदीप जी, अभी ऋषभ तिवारी ने बोला, बहुत काबिल प्रवक्ता है, लेकिन ये नहीं बोलते कि जब जीडीपी ग्रोथ इतनी बढ़ गई है और इतना देश का जो है अर्थशास्त्र बढ़ रहा है, तो वो दीवार जो लगानी पड़ती है गरीबी छुपाने के लिए, वो क्यों लगानी पड़ती है? और एक क्वेश्चन, नहीं टाइम नहीं मिलेगा, टाइम नहीं मिलेगा। रितो टाइम नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा बोला वो भाई ने, उन्होंने कहा कि राजनीति है, कैसे जोड़े। सर, हम राजनीति को राष्ट्रनीति से करते हैं, और जब राष्ट्रनीति की बात आती है तो चाहे कांग्रेस हो चाहे आप हो, हम सबको जोड़कर विकास की ओर ले जाते हैं। ये किसी को नहीं जोड़ते। जो आज इनके विश्वसनीयता पे सवाल है प्रतीक भाई। जो